नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाला गया था तो उस समय में 5 ऐसे बेहद अहम बिंदु उस 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में थे जो आने वाले समय में हमारा पेमेंट पेंशन या उसके भुगतान के टाइमलाइन को तय कर सकता है। जो अलाउंसेस से जुड़ा हुआ था, जो परफॉर्मेंस के बेस पर पेमेंट पेंशन भुगतान को लेकर के जो कंडीशन है उसके ऊपर जुड़ा हुआ था, साथ ही साथ एनपीएस, यूपीएस और ग्रेच्युइटी के ऊपर परिवर्तन को लेकर भी जुड़ा हुआ था, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कंपैरिजन करने की भी बात हुई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अंतरिम रिपोर्ट यानी कि 8वां पे कमीशन को फाइनली रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही शुरू में कुछ अंतरिम रिपोर्ट भी सबमिट करने की एक छूट दी गई थी। इसके बारे में भी आगे एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ लिव इनकेसमेंट पर आपका डीए का परसेंटेज कितना जुड़ा है, कैसे चेक करना है, आज आपको एक सिंपल एक कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई के महीने में अभी पेंशनर के खाते में एरियर के ऊपर ब्याज का भुगतान हुआ है 42,393 रुपए, और साथ ही साथ मान्य कोर्ट का ब्याज को लेकर कैसे पेंशनर के फेवर में जजमेंट आया है वो भी आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में बहुत सारे विषयों को लेकर के रेलवे के विभिन्न जगहों पर 8वां पे कमीशन का विजिट चल रहा है। उनके काम में कहां कठिनाइयां हैं उनको परखा जा रहा है। तो ऐसे में फौज की कठिनाइयां कौन देखेगा? फौज के जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो फौज रहती है, रेगिस्तान में जो फौज रहती है, एक्सरसाइज में जो फौज रहती है, और भी बहुत सारी पीस एरिया में भी फौज की जो कठिनाइयां होती हैं, जीवन की कठिनाइयां होती हैं, उनको भी परखा जाना चाहिए। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक लेटर जारी किया गया, उसको लेकर के आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेके। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एरियर देरी से भुगतान होने पर पेंशनर को मिला 42,393 का ब्याज पर कोर्ट भी पेंशनर के साथ। जी हां दोस्तों, जब भी आपको कोई भी आपका एंटाइटलमेंट देरी से भुगतान हो और उसमें अगर बैंक का रोल हो, तो ऐसे में हम जब शिकायत करते हैं तो थोड़ा सा अगर हम लगें तो हमें ब्याज मिल जाता है। लेकिन जिन विषयों पर भुगतान में देरी होने का अगर रीजन, अगर कारण रिकॉर्ड ऑफिस हो, पीसीडीए हो, पीओआर हो, तो ऐसे में ब्याज नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसे में भी ब्याज दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी पेंशनर को पीपीओ आज से 10 साल पहले ही रिवाइज होकर निकलना था, नहीं निकला, आज के डेट में निकला, तो उनको एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन जो 10 साल की देरी की गई उसको लेकर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अगर पीपीओ 10 साल पहले जारी कर दिया, बैंक को दे दिया गया था, लेकिन बैंक ने भुगतान नहीं किया और आज किया, तो ऐसे कंडीशन में तो मिल जाता है, क्योंकि वहां गलती बैंक की मानी जाती है। तो ऐसे में एक पेंशनर थे जिनको 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान देरी से हुआ था, वो भी सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद हुआ था। उन्होंने ब्याज को लेकर के केस टेकअप किया और उनको जवाब बैंक की तरफ से मिला। या सामने देखिए जवाब, जिसमें बैंक की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि 10 दिन के अंदर ही आपको भुगतान कर देंगे। हालांकि 10 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, लेकिन अभी भुगतान कर दिया गया और पेंशनर के खाते में अभी ये जो भी एरियर उनको देरी से भुगतान किया गया था उसका ब्याज के रूप में 42,393 रुपए का भुगतान कर दिया जा चुका है। जी हां, 42,393 रुपए, यह मैसेज आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट का एक जजमेंट दिखाता हूं आपको, जो अभी जुलाई महीने का जजमेंट है ब्याज को लेकर ही है, जिसमें मान्य कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जजमेंट दिया है। जी हां, चलिए मान्य कोर्ट का जजमेंट का कॉपी देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये 10 जुलाई 2026 का आप आदेश का कॉपी देख पा रहे हैं, जिसको एक फैमिली पेंशनर के केस को लेकर के मान्य कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया है। जी हां, फैमिली पेंशनर को बहुत देरी से उनका एंटाइटल्ड पेंशन का एरियर दिया गया, जिसको जब पेंशनर ने ब्याज की मांग की तो उनको भुगतान नहीं किया गया, लेकिन आखिरकार पेंशनर को कोर्ट में जाना पड़ा और मान्य कोर्ट ने उनके फेवर में ब्याज भुगतान करने का आदेश दे दिया है। देखिए, उनको एरियर का भुगतान किया गया था 6,44,176 रुपए मई 2019 में और 5,63,620 रुपए जुलाई 2019 में, जो कि बहुत पहले ही उनको यह पैसा मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि देरी से भुगतान बैंक ने किया, अब बैंक के ऊपर जब पेंशनर ने दबाव बनाने की कोशिश की कि मुझे आपने देरी से भुगतान किया तो मुझे ब्याज का भुगतान करें, लेकिन बैंक ने जब ब्याज का भुगतान नहीं किया, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा, तो पेंशनर को कोर्ट में जाना पड़ा और मान्य कोर्ट ने अभी इस फैसले के जरिए
बैंक को जो है एरियर के ऊपर इंटरेस्ट भुगतान का आदेश सुना दिया। ये आप देख पा रहे हैं। इन व्यू ऑफ द अबव, रेस्पोंडेंट नंबर 5 to 6 यानी कि ये बैंक है, is directed to pay interest to the applicant on delayed payment of arrears within a period of 4 months on receipt of certified copy of this order, failing which interest at the rate 6% shall be payable। यानी कि जो ब्याज का भुगतान किया जाता है स्टैंडर्ड 8% के हिसाब से, वो किया जाए 4 महीने के अंदर अगर रिवीजन नहीं होता है, और एडिशनल 6% जो है ब्याज भी जो है कोर्ट द्वारा लगाया जाएगा। ऐसा रेस्पोंडेंट नंबर 5 और 6, ये देखिए, चीफ मैनेजर इंडियन बैंक सीपीपीसी और चीफ मैनेजर इंडियन बैंक। यानी कि ब्याज को लेकर के आपका अगर जायज मसला है तो मान्य कोर्ट का फैसला भी आपके फेवर में ही आता है। अब जुलाई के महीने में जो 42,393 रुपए पेंशनर को ब्याज मिला है, उसको लेकर के एक वीडियो संदेश आया है, उसको सुनिए। नमस्कार सर, मेरा नाम कप्तान सिंह मीणा और मेरे पापा आर्मी में थे, और मेरी मम्मी को 568 का अरियर मिला था 2021 में, वो देना था 2016 तक, जिसका मैंने सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने कोशिश की, तो उसका इंटरेस्ट अभी 42,393 रुपये मिल गए हैं, और 8% की दर से मिले हैं 1,07,000 रुपये का। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से देता हूँ। सर हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको भी देरी से एरियर मिलता है और उसमें अगर बैंक की गलती है, तो पहले तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालेंगे। जब अगर आपको सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए, तो उस लेटर का कॉपी, उस रिप्लाई का कॉपी के साथ आप ऑम्बड्समैन पोर्टल यानी कि आरबीआई का पोर्टल में आप ग्रीवेंस डालेंगे, तो वहां से आपको फिर वहां से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ब्याज का भी भुगतान हो जाता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या आपके लीव इनकेसमेंट में सही सही डीए के साथ कैलकुलेशन हुआ है? जी हां दोस्तों, क्योंकि लीव इनकेसमेंट में हो सकता है आपका सही डीए का परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन ना हुआ हो। अब एक पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो उनको जवाब दिया गया, हालांकि उनका कैलकुलेशन सही हुआ था, लेकिन आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इनका कैलकुलेशन अगर डीए बढ़ जाए तो किस तरीके से फायदे दे सकता है। अब देखिए, पेंशनर को यह जानकारी दी गई, इट इज इंटीमेटेड दैट यू हैव ऑलरेडी बीन पेड लीव इनकेसमेंट फॉर 300 डेज अमाउंटिंग टू रुपीज 5,14,500 along with IRLA balance with percent D at the rate 5% DA per following details, as per following details calculation of leave encashment has also been furnished below। यानी कि लीव इनकेसमेंट का यहाँ पर कैलकुलेशन भी दिखा दिया गया है। देखिए, उनका बेसिक 49,000 था, और उस समय में उनके रिटायरमेंट के समय में डीए केवल 5% था, और 300 दिन का उनको मिलना था। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया। 49,000 में 5%, 49,000 का 5% निकालेंगे आप तो 2,450 होगा, और उसको 30 से भाग किया जाएगा, 30 दिनों से भाग किया जाएगा, और जितने दिन उनके छुट्टी जमा है उतना आपका, अगर 100 दिन है तो 100 दिन गुणा होगा, 200 दिन है तो 200 दिन गुणा होगा, 150 दिन है तो 150 दिन गुणा होगा। तो आप देखिए, ये उनका बेसिक हो गया, और ये डीए 5% डीए, इसमें केवल बेसिक के ऊपर ही डीए निकाला जाता है, बाकी कोई एमएसपी वगैरह ऐड नहीं होता है। चलिए, अब बेसिक प्लस ये डीए मिलाकर 51,450 रुपए, जिसको 30 से भाग किया जाता है और 1715 निकलता है, उसमें 300 दिन का छुट्टी जमा को गुणा करेंगे तो 5,14,500 रुपए उनको बिल्कुल सही कैलकुलेशन के हिसाब से मिल जाता है। अगर यही उनका ये जो डीए का परसेंटेज है, ये अगर 5% ना होता, मान लीजिए जैसे कि कोई जनवरी में रिटायर हो जाते हैं, तो उस समय में उनको जनवरी से बढ़ा हुआ डीए का परसेंटेज तो लागू होता है, लेकिन वो जाके कब डिक्लेयर होता है? अप्रैल में, मई में, या जो जुलाई में या अगस्त में रिटायर होते हैं उनका भी तो डिक्लेरेशन सितंबर अक्टूबर में जाके होता है। तो ऐसा कंडीशन अगर किसी का हो और 5% के बजाय मान लीजिए इनको 7% के हिसाब से मिलना था, लेकिन 5% के हिसाब से मिला हो, तो कैलकुलेशन बदल जाएगा। कैलकुलेशन बदल जाएगा कैसे? 49,000 तो हो गया उनका बेसिक, अब यहां पर 7% डीए हम लेंगे, 7% डीए लेंगे इंटू 300 दिन डिवाइडेड बाय 30, यानी कि एक महीने का 30 दिन। अब 49,000 प्लस ये जो 7% कितना होगा? ये 3,430 होगा, इंटू 300 डिवाइडेड बाय 30। तो अब ये 49 और इसको जोड़ लीजिए, ये बन जाएगा 52430 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 3, तो ये बन जाएगा दोस्तों 1748 इंटू 300,
यानी कि 5,24,400 यानी कि 5,24,400 रुपए बन जाएगा इनका। अगर 5% के बजाय 7% के हिसाब से अगर डीए के हिसाब से लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन किया जाए तो 10,000 रुपए का फायदा निकल रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका रिटायरमेंट के समय में कितना डीए का परसेंटेज था उसको आप भी इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको लीव इनकेसमेंट का सही कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा मिला या नहीं मिला है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी है 8वें पे कमीशन को लेकर। 8वें वेतन आयोग के टीओआर के 5 प्रमुख बातें। क्या फाइनल रिपोर्ट से पहले अंतरिम रिपोर्ट भी आ सकती है? यह बेहद अहम है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के जरिए आगे आपको समझाता हूं कि 8वें पे कमीशन के टीओआर की ये 5 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। तो आप ये रिपोर्ट देखिए, 8 पे कमीशन 5 इंपोर्टेंट गैजेट प्रोविजन दैट कुड इंपैक्ट लाख ऑफ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। देखिए अब ये 5 क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्या क्या पॉइंट है वो आपको दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों अलाउंस को लेकर। ये देखिए अलाउंसेस को लेकर के, ऑल अलाउंसेस विल बी रिव्यूड, यानी कि सभी के सभी अलाउंसेस जो होंगे वो रिव्यू होंगे। रिवाइज तो होंगे लेकिन रिव्यू भी होंगे, यानी कि बहुत सारे अलाउंसेस मर्ज किए जाएंगे, बहुत सारे अलाउंसेस को देने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है हमारा डियरनेस अलाउंस को भी कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाए, क्योंकि इसको लेकर भी मांग है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है अलाउंस को लेकर के, ये रिव्यू होने वाला है। उसके आगे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स कुड गेट अ फ्रेश पुश, यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव्स दिए जाएं। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसको अच्छा पैसा मिले, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उसको अच्छा पैसा ना मिले। कहने का मतलब है कोई अगर ज्यादा काम करता है, ओवर ड्यूटी करता है या ज्यादा अच्छा काम करता है तो उसको उसी हिसाब से फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाए। तो ये भी 8वां पे कमीशन में एक बहुत ही अहम जो है प्रोविजन हो सकता है आ जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी मौजूद हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट, एनपीएस, यूपीएस, पेंशन एंड ग्रेचुइटी आर ऑल अंडर रिव्यू। जी हां, जैसे कि आप सबको पता है एनपीएस यूपीएस को लेकर भी 8वें पे कमीशन में रिकमेंडेशन करने के लिए सरकार ने पे कमीशन को जिम्मेवारी दी है। तो ऐसे में, और साथ ही साथ ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन को लेकर भी रिकमेंडेशन करने के लिए जिम्मेवारी दी है। तो ऐसे में एनपीएस यूपीएस को लेकर के बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन हो सकता है, और ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन भी बदल सकता है। इसके ऊपर भी रिव्यू हो रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर सैलरीज विल आल्सो बी कंसिडर। जी हां, जैसे कि 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज हैं उनके साथ भी कंसिडरेशन किया जाए, उनके साथ भी कंपैरिजन किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है प्राइवेट सेक्टर सैलरीज विल आल्सो बी कंसिडर्ड, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जल्दी जल्दी प्रमोशन भी हो जाता है, जल्दी जल्दी फाइनेंशियली भी बहुत फायदा कर्मचारियों को मिल जाता है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसिडरेशन किया जाना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा इश्यू है। अब देखिए, अब ये और एक अहम है, अंतरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड बिफोर द फाइनल रिपोर्ट, यानी कि दोस्तों 8वां पे कमीशन का फाइनल रिपोर्ट जब आएगा, लेकिन उससे पहले ही पे कमीशन चाहे कुछ मुद्दों पर अगर सहमति बना पाए तो उन मुद्दों को लेकर के पहले ही अंतरिम रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इस चीज को सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं फायदे के रूप में लागू किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आते हैं, समय समय पर चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हैं। तो हो सकता है सरकार भी चाहे कि ऐसे चुनावों के पहले पहले इस तरीके से रिपोर्ट सबमिट किया जाए। तो पे कमीशन अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले कोई अंतरिम रिपोर्ट सबमिट कर दे, अंतरिम रिपोर्ट सबमिट करके अंतरिम राहत भी देने की बात रिकमेंडेशन कर दे, तो हो सकता है आप और हम चौंकने की जरूरत नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी अंतरिम रिपोर्ट के बारे में, इंटरिम रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। वहां पर भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पे कमीशन अगर चाहे कुछ मुद्दों पर अगर सहमति पहले ही बना पाए तो वो अंतरिम रिपोर्ट भी सबमिट कर सकती है, ऐसी छूट भी दी गई है। तो ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों। तो चलिए, अब ये रहा 5 ऐसे मुद्दे जो पे कमीशन के टर्म्स और रेफरेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में ये अंतरिम रिपोर्ट तो
8वां पे कमीशन का भुगतान का टाइमिंग को भी असर कर सकता है। साथ ही साथ बाकी के मुद्दे जो थे वो हमारा पेमेंट पेंशन के ऊपर असर डाल सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों, और अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग ने रेलवे का दौरा शुरू किया। फौज का दौरा कब करेगी, फौज की कठिनाई कब देखेगी? जी हां दोस्तों जैसे कि बीच में भी खबर आई थी कि 8वां पे कमीशन रेलवे के कुछ सेक्टर्स में जाकर के उनकी काम के अंदर जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, उनको समझने की कोशिश कर रही है। 8वां पे कमीशन की विजिट को भी शेड्यूल किया गया है। तो ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ एक लेटर भी सामने आया है। चलिए उस लेटर को पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन द्वारा 4 जुलाई 2026 को डायरेक्टर जनरल रेलवे बोर्ड को लिखा गया लेटर है। यह लेटर दोस्तों 8वें पे कमीशन के संदर्भ में है। 8वां पे कमीशन अभी रेलवे के विभिन्न जगहों पर विजिट कर रहा है और विजिट के दौरान रेलवे के अंदर जो काम में कठिनाइयां हैं, जो कष्ट है, उसको छानबीन किया जा रहा है। यानी कि जो तकलीफें हैं रेलवे में काम करने वाले टेक्निकल ट्रेड को लेकर या जो भी लाइफ का रिस्क है, उसको छानबीन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन है, इन्होंने और भी कुछ चीजें 8वें पे कमीशन को जो है छानबीन करने के लिए गुजारिश करने की मांग की है डायरेक्टर जनरल से। और उन्होंने क्या क्या मांग की आप देखिए। इट इज देयरफॉर रेलवे बोर्ड इज रिक्वेस्टेड टू कंसीडर इंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन पैराग्राफ 2 ऑफ द अबव मेंशन्ड लेटर। यानी कि जो 8वें पे कमीशन को बुला करके विजिट करवा रहे हैं, वहां पर ये नीचे दिए गए एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करने की मांग की गई है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड TRDOHE मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक locomotives, maintenance of EMU, suburban trains, मैकेनिकल ओपन लाइंस, कोचिंग डिपार्टमेंट, पिट लाइन इंस्पेक्शन। कहने का मतलब है दोस्तों जहां जहां पर भी रेलवे में टेक्निकली दिक्कत वाले काम है, उन सभी कामों को जो है चेक करने का, वहां पर विजिट करके उनका जो है लेखा जोखा लेने का काम जो है 8वां पे कमीशन करे, ऐसी गुजारिश यहाँ की गई है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है, रेलवे के तो ठीक है करना भी चाहिए और किया जा रहा है, अब फौज के बारे में कौन करेगा? रेलवे बोर्ड को टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन द्वारा जो लेटर लिखा गया है, इससे यही पता चलता है कि 8वें पे कमीशन में को उन जगहों पर भी विजिट करवाया जाए, दौरा करवाया जाए। चलिए अच्छी बात है, रेलवे में जहां जहां काम में कठिनाइयां हैं, जीवन का रिस्क है, वहां बिल्कुल भी 8वां पे कमीशन का दौरा होना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को भी पे कमीशन को समझना चाहिए। लेकिन अब यहां पर बड़ा सवाल है, फौज की कठिनाइयों को लेकर भी पे कमीशन को अब आगे दौरा करना चाहिए। फौजी जो लद्दाख में रहते हैं, लेह में रहते हैं, जो -30-40 डिग्री तक में भी रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, ऊंचाई वाले जगहों पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन भी नहीं होता है, हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, फील्ड एरिया में रहते हैं, ऑपरेशनल एरिया में रहते हैं, तो उनकी कठिनाइयों को भी परखने के लिए ऑन ग्राउंड एक जवान कितना तकलीफ में जिंदगी जीता है, उसको भी परखने के लिए कहीं ना कहीं पे कमीशन का दौरा होना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों? जब रेलवे का दौरा पे कमीशन ने करना शुरू कर दिया है, तो फौज का दौरा भी करना चाहिए। फौज की अंदरूनी चीजें जिनमें जीवन की कठिनाइयां शामिल हैं, जिनमें जीवन के कष्ट शामिल हैं, जिनमें किस तरीके से एक फौजी को धक्के खाकर भी छुट्टी के दौरान घर पहुंचना पड़ता है, रेलवे में टिकट नहीं मिल पाता, बहुत सारी तकलीफें हैं जो समझने की जरूरत है। अगर हम यहां बताने जाएं, गिनाने जाएं, तो सैकड़ों ऐसी दिक्कतें जो फौज की सर्विस में होती हैं, जिनको नजरअंदाज करते हुए एक फौजी नौकरी करता है, उन चीजों को भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। यह मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं दोस्तों? रेलवे का विजिट हो रहा है तो बिल्कुल फौज का भी विजिट होना चाहिए, ताकि पे कमीशन फौज की अंदर की एक्चुअल तकलीफों को समझ सके और उसी के हिसाब से फाइनेंशियली पैकेज या फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जा सके दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।